हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें, बट साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी बने और आपकी सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छी कमांड डेवलप हो। साथ ही साथ इस नॉलेज की मदद से आप लोग अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 7 जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में हमको बातचीत करनी है, उसके साथ हम लोग अपने डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। आज के सेशन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में किस रिस्पेक्ट में हम लोग जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन हमें देखना है और वेरियस जो आपके जगह है जहाँ पे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाती हैं, चाहे आपका प्लेग्राउंड हो, चाहे जिम्नासियम हो, चाहे स्विमिंग पूल हो या इसके अलावा जो दूसरी भी जगह हैं, यहाँ पर आपके क्या सेफ्टी मेजर्स आपने रखने चाहिए जिससे कि इंश्योर हो सके कि किसी तरीके की इंजरी जो है उसका प्रिवेंशन हो और अगर कुछ हो भी जाता है तो जल्दी से जल्दी जो है फिर उस चीज़ के लिए कुछ किया जा सके, कोई एक्शन लिया जा सके, उसको लेके जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह हैं उस पर हमें बातचीत करनी है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर इस सेंस में है कि अपने को हेल्थ के रिस्पेक्ट में और सबसे बड़ी बात की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में जो है क्या डूज एंड क्या डोंट्स होते हैं पूरे फिजिकल एजुकेशन वगैरह के डोमेन के, उसके बारे में एक अच्छा नॉलेज मिलता है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, फर्स्ट एड वगैरह के बारे में अच्छा नॉलेज मिलता है। और इस तरीके की परिस्थितियां अगर कभी जिंदगी में बनती हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड में बने या अदरवाइज कहीं पर भी बने, ये नॉलेज की मदद से कहीं ना कहीं अगर हम लोग एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के तौर पर प्रोएक्टिव जो है कदम उठा सकते हैं। एंड इन फर्स्ट हैंड एक तो हम लोग इंजरी प्रिवेंशन कर सकते हैं, प्रिवेंशन जो है इंजरीज का एक तो वो रोक सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर कुछ होता भी है तो फिर फर्स्ट एड वगैरह देकर किसी भी तरीके के सीरियस डैमेज को होने से रोक सकते हैं। तो कई सारी जो है इंपॉर्टेंट बातें हमको आज के सेशन में पता चलेंगी। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एनसीईआरटी से। चले तो देखिए इस बात में तो कोई शक की बात नहीं है, जितना भी अभी तक अपन लोगों ने लास्ट चैप्टर तक जो है बातचीत करी है, लास्ट चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 6 उसमें योगा एंड इट्स रेलेवेंस तक हमने बातचीत करी है। उसके पहले हम लोगों ने टीम स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत करी थी, उसके पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत करी थी, उसके पहले फिर आपकी जो हेल्थ वगैरह है उसके बारे में, उसकी क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनती है उस पर हम लोगों ने डिस्कशन वगैरह किया था। तो हम लोगों ने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स वगैरह डिस्कस कर लिए हैं, गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। और अब हम एक बात जानते हैं कि चाहे गेम्स हो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है एक व्यक्ति का, जो एक ओवरऑल आपका जो फिजिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सब चीज़ों के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। फिजिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल हेल्थ हो, हर चीज़ के ऊपर गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह का एक इंपॉर्टेंट असर आपको देखने के लिए मिलता है। मगर गेम्स एंड स्पोर्ट्स जब खेले जा रहे हैं तब बच्चों की सिक्योरिटी भी जो है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। ये इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि स्पोर्ट्स और गेम्स की तरफ में बच्चों को आपको लेकर जाना है, प्रोत्साहित करना है, क्योंकि उससे ये सारे के सारे फैक्टर्स पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मगर साथ ही साथ इस बात को भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को भी अपने को इंश्योर करना पड़ेगा कि जब भाई गेम्स वगैरह खेले जा रहे हैं, जब स्पोर्ट्स वगैरह खेले जा रहे हैं, तब बच्चों की जो सेफ्टी है और जब बच्चों की सिक्योरिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करना भी इंपॉर्टेंट है कि उनको चोट वगैरह ना लगे और अगर लग रही है तो फिर जल्दी से जल्दी जो है उसका फर्स्ट एड कर दिया जाए, उसका इलाज कर दिया जाए। तो इसलिए ये नेसेसरी हो जाता है। सबसे पहली जो है पहली स्टेप में तो ये नेसेसरी हो जाता है कि इस तरीके से स्टेप्स लिए जाएं कि भाई इंजरीज वगैरह को प्रिवेंट किया जाए। आपकी जो स्पोर्ट्स फील्ड है उसके ऊपर जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह चल रहे हैं या फिर जब स्पोर्ट्स की आपकी ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है या शौकिया भी अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें इंजरीज वगैरह जो है उसका प्रिवेंशन हो सके, इस चीज को लेकर काफी सारे स्टेप्स वगैरह जो है उठाना सबसे पहले जरूरी हो जाता है। अब ये जो चैप्टर है इसमें अपन लोग इन सेफ्टी इश्यूज को ही डिस्कस करने वाले हैं। जो स्पोर्ट फैसिलिटीज वगैरह का कंस्ट्रक्शन होता है और वहां पर
जो भी चीज़ें वगैरह बनाई जाती हैं, जो भी एम्बियंस वगैरह तैयार किया जाता है, तो वहाँ पर इस तरीके से इन सारी चीज़ों को सेफ्टी इश्यूज़ को किस तरीके से जो है एड्रेस किया गया है, इसको हम लोगों ने देखना है। इसके बाद जो हेल्थ से रिलेटेड जो दूसरे हजार्ड्स वगैरह होते हैं, खासतौर पे अल्कोहल वगैरह हो गया, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, कॉमन मेडिसिन वगैरह को कई बार जो है लोग एक्सेस में इस्तेमाल कर जाते हैं, कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है हमको आज के ये जो हमारा चैप्टर रहने वाला है इसमें हमको देखना है और इसी को जो है हम लोग समझना आप शुरू करेंगे। आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चाहे आप आज के जो आपके प्रेजेंट सिनेरियो में जो कंपटीशन है गेम्स वगैरह में, स्पोर्ट्स में, चाहे आपके कोच हो चाहे एथलीट हो, सबका जो कंसर्न है वो ये है कि अपने को विनिंग स्पिरिट के साथ में जो है काम करना है, अपने को जीतना है, किसी भी तरीके से जो है अपने को जीतना है। उसके लिए लोग बहुत हार्ड और सिस्टमैटिक किस्म की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। अब क्रिकेट की बात कर ली जाए तो अपने को जो है ग्राउंड पर एक मैच देखने के लिए मिलता है जिसमें आपके प्लेयर्स वगैरह जो है उतर के बढ़िया शॉट्स लगा रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। अपने को उसके पीछे की मेहनत नहीं दिख रही कि ये कितना कलात्मक शॉट जो मारा गया है, इतना जबरदस्त जो स्क्वायर कट मारा गया है, सामने से आपने जो है बॉलर के सर के ऊपर से शॉट खेल दिया, आपने जो है कवर ड्राइव मार दिया, इसके लिए प्रैक्टिस कितनी लगी है, कितने घंटों जो है उसने अपना नेट्स के ऊपर जो है आपके बैट्समैन ने अभ्यास किया होगा, पसीना बहाया होगा। एक स्पिनर जो है इतनी शानदार स्पिन अगर कर रहा है तो कितनी मेहनत लगी होगी इस एक बॉल को डालने के लिए, कितनी कई 100 बॉलें जो है इसने नेट्स पे प्रैक्टिस करी होंगी और तब जाके स्पिन डेवलप करी है। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, विनिंग स्पिरिट बना के रखने के लिए और अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव एज देने के लिए बहुत हार्ड और बहुत सिस्टमैटिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती है। वो सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए, किसी भी गेम की आप बात कर लें, बहुत सिस्टमैटिक और एक बहुत हार्ड ट्रेनिंग जो है आपको जरूरी होती है अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो। अब ये जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो रही होती है, ये जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह की आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही होती है, अब इसमें खतरा रहता है चोट लगने का। अगर आप चोटिल हो गए और चोट ज्यादा सीरियस है तो पता चला आपको काफी वक्त तक जो है बाहर बैठना पड़ा, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, आपका टच चला गया। कई बार लोगों के करियर्स खत्म हो जाते हैं चोटों के चलते। तो इसमें जो इससे अपने को ये बात समझ में आती है कि भाई जो सेफ्टी या सिक्योरिटी होती है, ये मेजर्स वगैरह भी जो है अपने प्लेयर्स वगैरह को दिमाग में रखने चाहिए, या फिर प्लेयर्स वगैरह के रिस्पेक्ट में जितने भी लोग लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह में, उन सबको जो है बातें ध्यान में रखनी है कि सेफ्टी मेजर्स और सिक्योरिटी वगैरह जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के वक्त में अगर इंजुरीज लग गई तो उसके चलते बहुत नुकसान होते हैं, उसके बहुत भारी कीमत या कंसिक्वेंसेस लोगों को चुकाना पड़ती है। कई बार करियर खत्म हो जाते हैं, कई बार करियर का एक प्राइम जो है निकल जाता है जिसमें वो प्लेयर शायद जबरदस्त परफॉर्म करके एक महान खिलाड़ी बन सकता था, तो उसकी जगह सिर्फ एक एवरेज के तौर पर रिटायर हो जाता है। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपका जो ये इंजुरीज वगैरह है उसको अवॉइड किया जाए, उससे बचा जाए, क्योंकि अगर हो गया तो उसके चलते फिर नुकसान बहुत होता है। कई बार आपको फोबिया, साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन, इमोशनल एंजाइटी और भी बहुत सी चीजें जो है उसका सामना जो है खिलाड़ी को करना पड़ता है। तो लोगों को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, प्लेयर्स को, बच्चों को, चिल्ड्रंस को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए कुछ आपके सिंपल सेफ्टी रूल्स हैं और मेजर्स वगैरह जो हैं उनको बनाया गया है और उनको अप्लाई किया गया है, और इनका जो है पालन पूरे टाइम में, चाहे कंपटीशन हो रहा हो चाहे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो रही है, उसमें करना ज़रूरी होता है, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेफ्टी रूल्स जो हैं इनको ऑब्जर्व करवाया जाता है फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स के द्वारा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो आपकी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके द्वारा, जो आपके कोचेस वगैरह दे रहे हैं उनके जो आपके कोचेस को कोचिंग दे रहे हैं उनके द्वारा, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके द्वारा, और साथ ही साथ जो आपके स्पोर्ट इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन तक को जो है अपने इन स्टैंडर्ड्स को का पालन करना होता है, ताकि किसी भी तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वगैरह जो है किसी भी बच्चे की, किसी भी आपके प्लेयर की, किसी भी एथलीट की जो है कॉम्प्रोमाइज ना हो। बिसाइड इसके अगर हम लोग देखें जो स्टूडेंट्स वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब टेक्निकल स्पोर्ट्स वगैरह हो गए जैसे जिम्नास्टिक्स हो गया या स्विमिंग वगैरह हो गई, सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटीज वगैरह हो गई, इनको भी ये बात बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पार्ट जो सिखाए जाते हैं उसमें ये बात बताना जरूरी है कि अपनी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है भैया इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इंजुरीज अवॉइड करना जरूरी है। इसलिए सेफ्टी मेजर्स पूरे टाइम बाकायदा रिलीजियसली जो है आपने फॉलो करने हैं पूरी की पूरी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। बचपन से जो है ये आदतें बच्चों में डलवाई जाना जरूरी है, ताकि बड़े होने के बाद में ये बताना ना पड़े, ये चीज जो है आपके अंदर आए। जैसे बचपन से आदत डलवा दी कि खाने के पहले हाथ धोने हैं, बाथरूम वगैरह जाने के बाद में हाथ धोने हैं। अब अगर एक बार ये आप यूज टू होगा इस चीज के, तो आप चाहो या ना चाहो, आप चाहे 25 साल के हो जाओ, 50 साल के हो जाओ, 75 साल के हो जाओ, आप इस चीज को करोगे ही करोगे। तो इसी तरीके से एक बार हैबिट अगर बचपन में पड़ जाती है, अगर बचपन से ये बात डलवा दी गई दिमाग में कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना
रखना है, इंजरी नहीं लगनी है, इंजरी से बचना है, इसके लिए सारी चीजों को अपने करना ही करना है। ये सारे डूज हैं, ये सारे डोंट्स हैं, पालन करना है। अगर बचपन से आदत डलवा दी गई तो फिर वो एक स्पोर्ट्समैन जब एथलीट के रूप में बड़ा होगा और इनफैक्ट जब रिटायर भी होगा उसके बाद भी वो इन चीजों का ना सिर्फ पालन करेगा, जिनको वो खुद भी सिखाएगा आगे जाके उनको भी वो पालन करवाएगा, और इस तरह से एक पूरा चेन ऑफ कमांड बन जाती है जिसमें ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के फीचर्स वगैरह फिर फ्लो करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स वगैरह हैं, जिनके ये जो सारे के सारे सेफ्टी मेजर जो बचपन से बच्चों को आपके सिखाए जाने चाहिए, जब उन्हें एथलीट बनाया जा रहा है तो उनके अंदर जो है इनको उतार देना चाहिए। ये सेफ्टी मेजर्स भी जो है कई सारी स्टेप्स में जो है फॉलो किए जाते हैं। ये सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स जो हैं इनको भी कई सारे स्टेप्स में जो है अप्लाई किया जाता है। अब उसके बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के रिस्पेक्ट में जो सेफ्टी मेजर्स हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर विच शैल बी केप्ट इन माइंड इज रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट एंड स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म। सबसे पहला जो आपका सेफ्टी मेजर आता है जिसका अपने को ध्यान रखना है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड किस तरीके से आपका बनाया गया है, वहां पर क्या आपके सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया गया है, पहले तो उसके बारे में। जो स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपके इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके बारे में, और स्पोर्ट्स की जो यूनिफॉर्म रहने वाली है इनको लेकर जो आपके सेफ्टी मेजर्स हैं सबसे पहले अपन लोग इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले ग्राउंड की बात करते हैं। जब आपका स्पोर्ट्स का ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है, चाहे खो खो के लिए बनाया जा रहा हो, कबड्डी के लिए बनाया जा रहा हो, आपका टेनिस के लिए बनाया जा रहा हो, बास्केटबॉल के लिए बनाया जा रहा हो, आपकी नॉर्मल जो 100 मीटर 200 मीटर की डैश होती है, 400 मीटर की जो दौड़ होती है उसके लिए बनाया जा रहा हो, किसी और चीज के लिए जब आपके स्पोर्ट्स का ग्राउंड तैयार किया जा रहा है तो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है उसको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जितने भी इस तरीके की चीजें हैं जिसके चलते कोई पॉसिबल हजार्ड हो सकता है उन सबको वहां से हटा दे। जैसे कि अगर वहां से ऊपर से कहीं से अगर हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन की वायर जा रही हो उन सबको हटा दिया जाए। अगर वहां पे बार्ब्ड वायर लगाया गया हो, कटीले तार कहीं पे लगे हो तो उनको हटाया जाए। अगर वहां पे आपके कांटे हो या फिर आपकी वाइल्ड ग्रास वगैरह उगती हो तो उसको हटवाया जाए। इसके अलावा क्लोज वॉल्स विद हार्ड सर्फेसेस इन सबको जो है हटवाया जाए। इस तरीके की दीवारें हैं जिनकी जो आपकी सरफेस हैं जो काफी ज्यादा हार्ड है और उससे चोट लगने का खतरा है तो उसको हटवाया जाए। एंड अगर वहां पे कहीं पेड़ वगैरह हैं तो उनको भी जो है आपने शिफ्ट करवाना है। ये सारी की सारी चीजें जो है आपने करनी है। ये सारी की सारी चीजें जब आपके ग्राउंड का कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है। द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड शैल बी और शुड बी सेफ एंड क्लीन, फ्री फ्रॉम हजार्डस मटेरियल लाइक स्टोन, ब्रोकन ब्रिक्स एक्सेट्रा। तो अब ग्राउंड की जो सरफेस वगैरह है ये पूरी की पूरी जो ग्राउंड की सरफेस है एकदम साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, जहां तक हो सके फ्लैट होनी चाहिए। और हजार्डस मटेरियल्स वगैरह जो हैं, पत्थर पड़े हैं, पेबल्स पड़े हैं, ब्रोकन ब्रिक्स वगैरह पड़ी हैं, इस तरीके की चीजें वगैरह वहां पे मौजूद नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से भी ये ग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है एकदम साफ है, फ्लैट है, बढ़िया तरीके से जो है उसको बनाया गया है, सारी चीजें मार्किंग वगैरह ठीक तरह से की गई है। आसपास में कोई जो है आपको इस तरीके की चीज देखने को नहीं मिल रही जिसके चलते चोट लग सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें जब भी आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह बनाकर तैयार कर रही है उसे इंश्योर करना जरूरी है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वहां पे रखी जाए। उसे इंश्योर करना जरूरी है कि ये सारी की सारी चीजें वहां पर रहें। जहां तक पॉसिबल हो सके, वेरेवर पॉसिबल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हार्ड सरफेस फॉर गेम्स लाइक बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड टेनिस शुड बी built up with proper space, built up properly with proper space। तो अब जहां जहां पर आपको जो है हार्ड सरफेसेस वगैरह बनानी है गेम्स के लिए, बास्केटबॉल का कोर्ट बनाना है, बैडमिंटन का कोर्ट बनाना है, टेनिस के लिए, और टेनिस से मेरा मतलब टेबल टेनिस की बात नहीं कर रहा हूं, लॉन टेनिस का अगर आपको कोर्ट बनाना है तो इन सब के लिए अब जो कोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं तो एक चीज तो यह है कि जो बिल्डअप है वो प्रॉपर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए मार्किंग और डिस्टिंक्शंस, और स्पेस वगैरह जो है चारों तरफ आपको उसके छोड़ना है ताकि लोगों का जो है जमावड़ा वगैरह वहां पे ना लगे जब एक्टिविटी वगैरह करवाई जाए। आपका जो प्लेयर है वो भी इंजर ना हो सके और बाकी जो लोग वगैरह जो स्पेक्टेटर्स बैठेंगे उनके लिए भी जगह ऐसी बनाई जाए कि वो आपस में जो है एक दूसरे को इंजर ना कर लें, भीड़ भाड़ ना हो वहां पे और कोई भगदड़ वगैरह मचने की जो है चीजें ना बने। The chain link fencing or stairs for accommodating trainers, coaches and players or spectators should be away from the playing area, probably 6 meters away from the end lines of the play field। अब जो भी आपकी ग्राउंड पे जो मेन एक्टिविटी होनी है, इसके अलावा आपकी जो टीमें हैं या फिर जो आपके प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स का जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनके लिए अगर आपने कुछ फैसिलिटीज वगैरह बनाई है या स्पेक्टेटर्स के बैठने के लिए जो फैसिलिटीज वगैरह बनाई गई हैं, कोई भी चीज हो सकती है, स्टेयर्स वगैरह हो गई और बाकी सारा आपका जो इलाका वगैरह हो गया, ये सब कुछ जो है प्लेइंग एरिया से कम 6 मीटर के डिस्टेंस पे बनाया जाना चाहिए। जैसे कि लेट से ये प्लेइंग एरिया की एंड लाइन है तो यहां से कम 6 मीटर की दूरी रखने के बाद में जो है ये सारी की सारी चीजें आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, सारी की सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी है ताकि ना तो खेल के वक्त में कोई व्यवधान पड़े और ना जो लोग देखने आ रहे हैं उनको किसी तरीके के कोई इश्यूज वगैरह का सामना करना पड़े। नेक्स्ट चीज आती है आपकी फील्ड।
Proper and separate sitting area for extra players of the participating team shall also be provided to avoid the mixing of the players. अब अगर लेट से आपकी खो खो जैसा गेम हो गया जिसमें आपकी टीम या फिर आपका क्रिकेट हो गया या बास्केटबॉल या कोई भी गेम हो गया जिसमें एक्स्ट्रास को जो है बाहर बैठाना है मगर उनका बीच बीच में रिप्लेसमेंट होता रहता है, तो इस तरीके के प्लेयर्स वगैरह के लिए भी जो है सेपरेट आपको बैठने का सिटिंग एरिया बनाकर देना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्लेयर्स के लिए और सपोर्टिंग स्टाफ्स के लिए, ताकि प्लेयर्स की मिक्सिंग वगैरह जो है आपस में ना हो सके. प्लेइंग एरिया ऑफ स्पोर्ट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंजरीज. अब ऑब्वियस सी बात है प्लेइंग एरिया आपका इतना जो है आपको रखना है, मोर और लेस जहां तक हो सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही आपको जो है वो एरिया बनाना है ताकि कोई एक्सीडेंटल इंजरी का खतरा ना बने. आपका जो सिटिंग एरिया स्पेक्टेटर्स के लिए बनाया जाएगा वो एक्चुअल एरिया से जो है आपको दूर रखना है और किसी भी तरीके का आपका जो है आपका इवेंट कोई इंसिडेंट वगैरह ना हो सके, इस बात को भी अपने को ध्यान रखना है. भगदड़ खासतौर पे स्पेक्टेटर्स के बीच में नहीं मचनी चाहिए, उसके चलते स्टैम्पीड वगैरह कई बार हो जाता है, इसके चलते बहुत नुकसान वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं. प्लेइंग एरिया शुड बी क्लीन एंड अवे फ्रॉम द हैजार्डस मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट्स. ट्रीज एंड bushes should be shifted from the play field to avoid collision. Sufficient warming up area away from the competition arena must be provided. Dangerous broken glass material or sharp edged stones should also be removed from the playing area to avoid potential injury. तो ये भी कुछ बेसिक बातें इनका ध्यान अपने को रखना है कि प्लेइंग एरिया एकदम साफ रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए और हजार्डस मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स वगैरह वहां दूर दूर तक अपने को दिखने नहीं चाहिए. अगर पहले से कोई पेड़ वगैरह मौजूद है जिसके चलते आपको दिक्कत हो सकती है तो पहले से मौजूद इस पेड़ को या वहां पे झाड़ियां हैं इन सबको आपने साफ करवा देना है, पेड़ को आपने वहां से कहीं और शिफ्ट करवा देना है ताकि किसी तरीके का कोलिजन टकराने का खतरा ना बचे. सफिशिएंट वार्मिंग अप जो है उसका एरिया भी आपको बनाकर देना है और वो एरिया कंपटीशन एरिना से दूर बनाकर देना है ताकि कंपटीशन एरिना वगैरह जो है वो एकदम साफ रहे और गेम के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड रहे. किसी भी तरीके का कोई टूटे हुए ग्लास मटेरियल हो, कोई शार्प एजेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो, सबको जो है आपने प्लेइंग एरिया से दूर कर देना है ताकि किसी भी तरीके की पोटेंशियल इंजरी वगैरह को अवॉइड किया जा सके. अब ये तो खैर बात हुई आपका ग्राउंड वगैरह के रिस्पेक्ट में जो आपका पूरा जहां पे फील्ड वगैरह में आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है उसके बारे में. अब थोड़ा बातचीत करते हैं जो स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं जिसकी मदद से आपका गेम खेला जाना है उसके रिस्पेक्ट में जो सेफ्टी वगैरह की बातचीत की गई है उसके बारे में. उसके जो स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी सेफ्टी के रिस्पेक्ट में क्या आपने सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखना है, थोड़ा उस पर हम लोग डिस्कशन वगैरह करेंगे, थोड़ा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. चलें देखते हैं सर. तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में देखिए एक बात अपने को ध्यान में रखनी है कि स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग जिस तरीके से आगे बढ़ी है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है उसके चलते मॉडर्न स्पोर्ट्स में आज की तारीख में कई सारे आपके स्पोर्ट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स या तो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं या फ्रेंडली होते हैं, परफॉर्मेंस फ्रेंडली होते हैं, या फिर टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो है वो मूवमेंट्स वगैरह के वक्त में आपके साथ में एडप्ट करते हैं और कई बार ये सेफ्टी फीचर्स वगैरह के लिए भी डाले जाते हैं. पहले इसमें अब एक शब्द आया स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग, थोड़ा मतलब समझते हैं. देखिए पहले क्या होता था, क्रिकेट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्योंकि क्रिकेट इंडिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है. सबसे पहले आपके पास में हेलमेट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, मगर फिर जब एक दो लोगों के सर में जब बॉल लगी और जब सीरियस इंजरीज वगैरह हो गई, एक क्रिकेटर हुआ करते थे जिनका नाम था नारी कॉन्ट्रैक्टर. अब आप लोगों में से कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, पुराने खिलाड़ी हैं. नारी कॉन्ट्रैक्टर को बड़ी जबरदस्त जो है चोट लगी थी बॉल वगैरह के चलते, सर पे पड़ गई थी आके, तो काफी मतलब वो सीरियस हो गए थे उस चीज को लेकर. लोगों को समझ में आ गया कि यार ये ठीक चीज नहीं जा रही है, अब अपने को जो है कुछ सर की सेफ्टी के लिए कुछ करना पड़ेगा. तो सर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिर हेलमेट वगैरह बनाया गया. अब वो जो हेलमेट आता था वो सिर्फ ऊपर सर का जो है प्रोटेक्शन करता था, वो आगे का जो चेहरा है उस पर अगर बॉल पड़ गई तो उसका आप क्या करोगे, उसका कोई प्रोटेक्शन वगैरह जो है नहीं हुआ करता था वक्त के साथ में. मगर फिर धीरे धीरे उसमें वो आगे से जो है आपने प्रोटेक्शन के लिए उसको ऐड कर दिया. फिर अब आपने सर का जो हेलमेट का हिस्सा है और आंखों के बीच का जो पोर्शन है और आपका जो हेलमेट का ऊपर का हिस्सा है और वो जो प्रोटेक्शन के लिए जाली लगाई है उसके बीच में इतनी जगह रखी कि आपका बैट्समैन अच्छे से बॉल को देख भी सके और अगर आके वो मुंह पे पड़ भी जाए तो भी वो हेलमेट के चलते जो है बैट्समैन को चोट वगैरह ना लगे. तो ये सारी की सारी चीजें एक दिन में नहीं हुई है. और उसके बाद फिर हेलमेट जो है उसमें वाइसर वगैरह लगाए गए, शॉक एब्जॉर्बर लगाए गए ताकि अगर वो सर पे इधर उधर लगे तो भी वो डायरेक्ट वो हेलमेट भी जो है सर से डायरेक्ट ना टकराए, कोलिजन वगैरह जो है कम से कम इंपैक्ट जो है आपके सर के ऊपर या स्कल के ऊपर दे. तो ये सारी की सारी चीजें जो है एक दिन में नहीं हुई है, धीरे धीरे इसमें भी एडवांसमेंट आता चला गया. तो ये सारी की सारी चीजें जो आती हैं ये सारा का सारा जो एडवांसमेंट है इसको स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में गिना जाता है. तो आज की तारीख में जो इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको बनाया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए, परफॉर्मेंस फ्रेंडली बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, प्लस आपके मूवमेंट्स को सपोर्ट देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. अब जब इस
तरीके के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह की प्लानिंग हो रही होती है, या फिर जब ऑर्गेनाइजेशन हो रहा होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह का, तब जो मैन्युफैक्चरर वगैरह है उसको आपका सेफ्टी जो होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, उसको प्रायोरिटी के तौर पर जो है ध्यान में रखना है जब वो इस तरीके के आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स वगैरह की प्लानिंग वगैरह कर रहा है, या इसमें किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन वगैरह किया जा रहा है। जैसे हेलमेट का एग्जांपल लेते हैं, आपने सर बचाना है उसके लिए हेलमेट बना दी, फिर समझ में आया कि यार ये हेलमेट पे भी अगर आके बॉल टकराई तो बॉल से चलो बच जाओगे, मगर ये हेलमेट का जो हिस्सा है वो सर से टकराएगा, उससे भी चोट लग सकती है, तो शॉक एब्जॉर्बर लगा दिए। फिर ये कि यार सामने जाके बॉल टकरा गई, सर पे नहीं लगी तो क्या होगा, तो उसके लिए आपने आगे से वो जाली वगैरह जो है आपने वो जो है मैश वगैरह लगा दिया। तो इस तरीके से जो आप ये धीरे धीरे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो किसी भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में, इसमें जो सबसे प्रायोरिटी जिस चीज की रखी जाती है वो है जो सामने वाला इसको पहनकर अपना जो स्पोर्ट्स फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो उस स्पोर्ट्समैन की उस बंदे की जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है उसका वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का अपने को यूज करना है, क्योंकि सामने वाला जो है ना सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस और उसकी स्किल्स वगैरह इस पर डिपेंड करती है, बट उसकी जिंदगी तक जो है कई बार इन मटेरियल्स के ऊपर दांव पे लगी रहती है। तो ये मटेरियल वगैरह जो इस्तेमाल होने हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, इसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं होना चाहिए। प्लेयर्स को भी एडवाइस करना चाहिए कि भैया जो डैमेज्ड इक्विपमेंट वगैरह है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, और डैमेज्ड इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स के यूज से आपको बचना है। कई बार होता है कि एक इस्तेमाल किसी चीज का करते करते आदत सी पड़ जाती है। अब बैट जो है दिख रहा है उसमें क्रैक डेवलप हो रहा है, बट नहीं मेरे लिए तो लकी बैट है यार, मेरे को हैबिट पड़ गई इससे खेलने की, आप छोड़ ही नहीं रहे हो उसे। अब पता चला कि उसी बैट में आप धागे बांध के या 50 तरीके की चीजें करके आप चलाए जा रहे हो, पता चला कि वो बीच मैच में जाके टूट गया और ऐसे टूटा कि उसका टुकड़ा आके पैर में लग गया या इधर उधर कहीं टकरा गया। इस तरीके की चीज हो सकती है। यही बात किसी दूसरे आपके स्पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में या किसी दूसरे इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में भी कही जा सकती है। तो स्पोर्ट्समैन को भी इस बात को अंदर तक उतार देना है, प्लेयर्स के मन में बचपन से ये बात उतारनी चाहिए जब ट्रेन किया जा रहा है कि डैमेज्ड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, लकी है, आदत पड़ गई है, इस तरीके की चीजें दिमाग में नहीं बैठानी है, इस तरीके की बातें जहन में नहीं लानी है आपकी, क्योंकि स्किल सबसे ज्यादा सर्वोच्च है। कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक टुकड़ा जो है, एक बैट का टुकड़ा या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा, बेसिकली बैट एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं इनहैंस करता है, उसके साथ में आप कंफर्टेबल हो सकते हो, पर अल्टीमेटली आप किसी भी चीज के साथ किसी दूसरे बैट के साथ में भी कंफर्टेबल हो जाओगे अगर आप अच्छे खिलाड़ी हो। आपकी स्किल्स पर रिलाई करना सीखें, अपने में विश्वास करना सीखें, ऐसे टोने टोटके वगैरह में भरोसा ना रखा जाए। तो इस बात को जो है अंदर तक उतारा जाए और इसको इंश्योर करवाया जाए, एडवाइस किया जाए कि डैमेज इक्विपमेंट हो, दिख रहा हो कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैल फंक्शन हो रहा है, तो इसको इस्तेमाल बंद कर दें। पता चला कि किसी दिन जो है हजार्डस एक्टिविटी वगैरह हो जाए, उससे बचने के लिए साथ ही साथ आपको एफर्ट्स वगैरह देने चाहिए कि जो प्लेइंग सरफेस वगैरह है, एफर्ट शुड बी मेड दैट द प्लेइंग surface of the different game and sport shall be constructed separately as advised by the respective officials, federations और association if space is available। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है, जो अलग अलग तरीके के गेम होते हैं, अलग अलग तरीके के गेम के लिए आपको अलग अलग तरीके की जो है एरिना की जरूरत पड़ती है, अलग अलग तरीके की आपकी सर्फेसेस वगैरह की जरूरत पड़ती है, अलग अलग तरीके के कोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो उनको जहां तक हो सके अगर स्पेस अवेलेबल है तो अलग अलग बनवाया जाए। ऐसा नहीं है कि बास्केटबॉल के कोर्ट के ऊपर अपन क्रिकेट वगैरह खेलना शुरू कर दें, लॉन टेनिस का जो इलाका का जो आपका कोर्ट है उसके ऊपर अपन हैंडबॉल करवाने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सके आपने अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग व्यवस्था वगैरह करानी है, उनके अलग अलग ग्राउंड्स वगैरह बनवाने हैं या फिर कुछ अल्टरनेटिव इंतजाम करना है। एक जो स्पोर्ट्स की सरफेस है उसको उसी सरफेस के लिए, उसी स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बेटर है, वो उसी के स्पेसिफिकेशन के अनुसार बनाई गई है। आप बास्केटबॉल की सरफेस पे क्रिकेट खेलोगे तो ना तो आप अच्छा क्रिकेटर बन सकते हो, ना वो सरफेस का सही इस्तेमाल हो रहा है, प्लस पता चला कहीं बॉल जो है आपकी हार्ड सरफेस पर टकरा के ज्यादा बाउंस करके कहीं गलत जगह लग गई तो नुकसान हो जाएगा। इस तरीके की चीजें जो है इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो आपके डिफरेंट स्पोर्ट्स की डिफरेंट प्लेइंग सरफेसेस बनाई गई हैं उन पे उन्हीं को करवाया जाना चाहिए, दूसरे गेम वगैरह जो है उस पर नहीं करवाए जाने चाहिए। इस बात का भी जो अपने को ध्यान रखना है। अगली चीज आती है सेफ्टी रिगार्डिंग यूनिफॉर्म्स। अब यूनिफॉर्म की जो सेफ्टी है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि यूनिफॉर्म वगैरह जो आपकी पहनी जाती है, यूनिफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या आपके सेफ्टी फीचर्स होते हैं, थोड़ा उस पर डिबेट एंड डिस्कशन अपन लोग करते हैं। चलें देखते हैं सर। देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि स्पोर्ट्स वगैरह में आपकी जो यूनिफॉर्म्स पहनी जाती हैं वो स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, उसमें और ज़्यादा ग्लैमर ऐड करती हैं। तो इसमें तो खैर कोई शक की बात है ही नहीं कि स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म्स जो हैं, स्पोर्ट्स में जो जर्सीज पहनी जाती हैं, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी हो, तो इसमें ये जो है ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म्स, इनके कलर्स वगैरह जो हैं इसमें ग्लैमर वगैरह ऐड करते हैं। और कई बार आप वो जो रंग है उसके साथ में एक पर्टिकुलर टीम को या फिर एक देश जो है उसकी किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की टीम को आइडेंटिफाई करने लगते हो।
हो। जैसे अपने नीले कलर से हम लोग क्रिकेट की टीम को आइडेंटिफाई करते हैं, येलो कलर की जो आपकी जर्सी होती है उससे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप फुटबॉल की बात कर लें तो हल्के नीले कलर का जो इस्तेमाल किया जाता है, बहुत हल्का जो नीला कलर है व्हाइट कलर के साथ में, अर्जेंटीना का जो है कहीं ना कहीं एक सिंबल बन गया है। येलो और ग्रीन का जो अगर आप कॉम्बिनेशन देखें तो ब्राज़ील की जो टीम है फुटबॉल की, उसका जो एक सिंबल बन गया है। तो इस तरीके से इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये मतलब बड़ी एक आप कह सकते हैं कि बड़ी क्लियर सी अंडरस्टैंडेबल बात है कि जो अलग अलग आपके कलर्स की जर्सीज होती हैं, अलग अलग कलर की जो यूनिफॉर्म्स होती हैं, वो एक ग्लैमर तो ऐड करती हैं आपका जो कोई भी गेम वगैरह आप उठा लें। एंड एडवांटेज जो होता है इसमें जो है कहीं ना कहीं एक आपको एक प्राइड सा भी महसूस होता है। जैसे आप वो हर एक क्रिकेटर का सपना होता है कि इंडिया की वो नीले कलर की जर्सी पहनना है, एक अलग तरीके का जो है आपको कॉन्फिडेंस देता है, उसको हासिल करने का मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपसे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करवाता है। और अगर वो पहनी है तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो और ज़्यादा जो है अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से परफॉर्मेंस देना है, ये भाव आपके अंदर से आता है। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आपका जो स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म्स हैं वो ग्लैमर ऐड करती हैं और एडवांटेज ऐड करती हैं परफॉर्मेंस वगैरह में। मगर इसमें भी फिर एक बात है कि अगर आपने इसको एक अच्छे फैब्रिक से नहीं बनाया, अगर इसमें इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया जो फैब्रिक है अगर वो अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके चलते जो है फिर आपके परफॉर्मेंस पे कुछ असर देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से जो जूते वगैरह पहने जाते हैं, अगर वो जूते सूटेबल नहीं है और अगर वो जो है आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं कराते, बड़े हैं या छोटे हैं, पेनफुल हैं, या फिर वो आप कुल मिलाकर उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसके चलते आपकी जो परफॉर्मेंस वगैरह है उसके ऊपर आपको असर देखने के लिए मिलेगा। तो निष्कर्ष यह है कि स्पोर्ट्स की यूनिफॉर्म्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं स्पोर्ट्स पर्सन का मूड प्रिपेयर करने में, और साथ ही साथ जो है उनको अच्छा महसूस कराने में। और उसके साथ में अब जैसे कई सारी जर्सीज जो मैंने अभी आपको बताया कि कई सारे कलर या कई सारे रंग जो है वो सपने बन जाते हैं लोगों के कि एक दिन वो जर्सी पहनूंगा, एक दिन जो है देश को रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम जो है वो भी करता है। इसलिए स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म हो गया और आपके जो साथ में जूते वगैरह जो पहने जाते हैं, इनको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत रेलेवेंट हो जाता है। और उसी के बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे कि आपका जो इनफैक्ट आपका जो एक स्पोर्ट्स पर्सन जब प्रिपेयर होता है कंपटीशन वगैरह के लिए, जब उसको कंपटीशन में खेलने के लिए उतरना है, तब जब आपका प्रिपरेशन होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, जब वो तैयार हो रहा होता है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उनमें किस चीज़ का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होता है। सबसे पहले तो आप किस तरीके के जूते पहनने वाले हो, आपका जो स्पोर्ट्स में आप उतर रहे हो उसमें किस तरीके के जूते पहने जाते हैं और किस क्वालिटी के आप पहनने वाले हो, कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे, तो वो। और दूसरा ये कि आपने जो टी शर्ट वगैरह पहनी है इसका फैब्रिक जो है वो कैसा है, इसका कलर वगैरह जो है वो कैसा है। कहीं ना कहीं ये दो बातें एक स्पोर्ट्स पर्सन के मूड, उसके परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा असर डालती हैं। जूतों का तो खैर बड़ा ऑब्वियस है, समझ में आता है। सिलेक्शन ऑफ द शू के बारे में थोड़ा बात करते हैं। Most of the novice players do not know how to select the shoe for sports training, as they are not aware of the injuries caused by the poorly manufactured shoes. Generally, the defects is either in the material or in the arch of the sole. तो जनरली अगर आपका खिलाड़ी नया है, उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, अभी एकदम जस्ट यंग है या अनाड़ी है, तो उसको फिर इस बात की समझ नहीं होती कि अगर आपने सही तरीके के जूतों का सिलेक्शन नहीं किया तो इसके चलते भी जो है आपको इंजुरी लग सकती है, या कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा। अच्छा चलो परफॉर्मेंस ठीक नहीं आया वो भी समझ में आता है, अगले मैच में आप अच्छा कर लोगे, बट पैर में अगर चोट लग गई, इंजरी लग गई, तो फिर उसके चलते दिक्कत हो सकती है। तो इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। बहुत से प्लेयर्स को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि अगर आपने सही तरीके के शूज वगैरह के सिलेक्शन नहीं किया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके चलते इंजरी हो सकती है। और इसमें उसकी गलती भी नहीं होगी, उसमें जो आपके स्पोर्ट्स के जो शूज वगैरह हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग गलत है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह है, तो उसके चलते जो है दिक्कत आएगी। जनरली स्पोर्ट्स शूज के साथ में दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो मटेरियल उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं होता जितना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा आपकी जो सोल वगैरह होती है उसके आर्च में कुछ दिक्कत आ जाए तो उससे कंफर्ट लेवल में प्रॉब्लम है या तकलीफ होती है। कई बार वो आपने सुना होगा शब्द कि जूता आपको काट रहा है, तो उस तरीके की समस्याएं जो होने लगती हैं, ये सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं। इसी तरीके से अगर आप अच्छे से प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड किए हुए जूते पहनोगे जिसमें इस तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। पहली चीज, आपके एंकल्स वगैरह को जो है प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, आपका जो बैलेंस वगैरह है वो ठीक तरीके से बना रहेगा और लेग में कोई इंजरी नहीं होगी, अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी और अनकंफर्टेबल शूज के चलते आपके पैर में कोई समस्या वगैरह खड़ी नहीं होने वाली है। अब आपका परफॉर्मेंस अगर इनहैंस नहीं होता कम से कम, तो जितना आप परफॉर्म करते हो, जिस लेवल पर जो आपका ऑप्टिमम लेवल है जिस पर आप परफॉर्म करोगे,
वो बना रहता है। अब जो डिफेक्शन होता है आर्क में मे नॉट प्रोवाइड सपोर्ट टू द फुट रिजल्टिंग इन अनबैलेंस्ड बॉडी वेट। अब ये जो आपका आर्क वगैरह है, ये जो यहाँ पे आपकी जो सोल वगैरह है, जो नीचे के पोर्शन वगैरह है, अगर इसमें किसी तरीके का डिफेक्ट वगैरह आ जाएगा तो इसके चलते होता यह है कि वो शरीर को पूरी तरीके से ढंग से सपोर्ट नहीं करता। जो बॉडी का बैलेंस जो है बना रहना चाहिए, जो वेट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पैरों पर होना चाहिए, वो ढंग से होता नहीं है। और ये अनबैलेंस्ड बॉडी वेट जो है कहीं ना कहीं फिर एक तो आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा ही करेगा, वो तो होना ही है, मगर इसके चलते फिर जो है नुकसान भी हो सकता है। एक पैर पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा तो बहुत स्ट्रेस अगर आया उसके चलते इंजरी हो सकती है, कुछ परमानेंट फ्रैक्चर हो सकता है, इस तरीके की समस्याएं वगैरह जो हैं होती हैं। इन सम केसेस इट हैज बीन नोटिस्ड दैट द लैक ऑफ प्रॉपर आर्क सपोर्ट इन द शूज में कॉज स्ट्रेस इन द लेग्स दैट लीड टू मसल स्टिफनेस। अल्टीमेटली द स्पोर्ट पर्सन गेट्स टायर्ड एंड मैनी रप्चर द लेग मसल इफ द एक्टिविटी इज नॉट डन विद प्रॉपर शूज। तो बस वही बात जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जूते ठीक तरीके से नहीं आपने पहने हैं, अगर उसमें बॉडी वेट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, सही तरीके से बैलेंस नहीं बन रहा, अगर जूता काट रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर इसके चलते होना ये परफॉर्मेंस तो चलो आपका कचरा होना ही होना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट द पॉइंट इज इसके चलते बॉडी का जो बैलेंस, अगर आपका वेट जो है ठीक तरह से बैलेंस नहीं है, जैसे अब मैं यूं खड़ा हुआ हूं, मेरे दोनों पैरों पे मेरा बराबर बैलेंस जा रहा है, अगर मैं कुछ इस तरह से हो गया कि भाई मेरा एक जो पैर है उसके ऊपर सारा वेट जा रहा है और सारा स्ट्रेस वगैरह जो है इस पर कंसंट्रेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शू, तो उसके चलते फिर एक स्ट्रेस डेवलप होगा और वो स्ट्रेस जो है परमानेंटली फिर परेशानी क्रिएट करेगा। कई लोगों की जो है मसल्स वगैरह रप्चर हो जाएंगी और इस तरीके की समस्याएं होंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर जो है शूज वगैरह को पहना जाए। अब आते हैं अपन लोग टी शर्ट का जो फैब्रिक होता है उसके बारे में। T-shirt and its colors are important for the players, especially for the novice. Due to weather variation in India, a light colored fabric which does not absorb sweat is considered better. Fabric which consumes sweat may cause allergy and skin problem if it remains in contact with the body for longer duration. तो अगर हम लोग फैब्रिक की बात करें, जिस फैब्रिक से आपकी स्पोर्ट्स की टी शर्ट्स बनाई जाती हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये बोला गया है कि टी शर्ट और उसके कलर जो हैं प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर पे जो नोवाइस होते हैं, जो आपके शुरुआती खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए तो बहुत रेलेवेंट होते हैं, बहुत मैटर करते हैं। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो अपने यहाँ जनरली जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस के चलते अपने यहाँ गर्मी जनरली जो है रहती है, थोड़ी ज़्यादा गर्मी जो है अपने यहाँ रहती है। तो यहाँ पर जो आपकी जो कपड़ा इस्तेमाल होता है, जो फैब्रिक इस्तेमाल होता है, जनरली हम लोग लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जर्सी बनाने के लिए। और फैब्रिक को इस तरह से चूज किया जाता है जो पसीना ना सोखे, जो पसीना जो है उसको निकलने दे और वो आपका एटमॉस्फेयर में जो है इवापोरेट करवाता रहे, जो पसीने को सोखे ना, जो स्वेट को एब्जॉर्ब ना करे। इस तरीके का जो फैब्रिक है, इस तरीके का जो यार्न है, उसको बेटर समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने एक ऐसे फैब्रिक से टी शर्ट बना दी जो पसीना सोख रहा है, तो फिर वो गीला रहेगा पूरे टाइम तक, वो जो है अंदर ही अंदर जो है गीलापन उसमें रहेगा, भले ऊपर से वो जो आपको सूखा सूखा समझ में आए बाहर से, मगर वो अंदर से जो है गीलापन रहेगा और वो स्किन के साथ लगातार कॉन्टैक्ट में रहेगा। इससे होगा ये कि आपको एलर्जी की समस्याएं हो सकती हैं, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर लंबे वक्त तक जो है, लंबे ड्यूरेशन तक वो आपकी बॉडी के साथ में कॉन्टैक्ट में रहता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसके चलते अपने को ये इंश्योर करना है, ये ध्यान रखना है कि आपका जो फैब्रिक इस्तेमाल हो रहा है वो इस तरीके का हो जो स्वेट को सोखे ना, उसको निकलने दे। भली आपकी टी शर्ट गीली हो रही है, हुआ करे, डजंट मैटर, वो जो है फिर उसको इवापोरेट करता रहेगा एटमॉस्फेयर में, दैट्स फार बेटर। या अगर टी शर्ट गीली हो जाएगी तो आपका स्पोर्ट्समैन बदल लेगा उसे, मगर वो बाहर से सूखी सूखी दिख रही है, वो अंदर ही अंदर जो है आपका स्वेट एब्जॉर्ब किए जा रहा है और वो आपकी बॉडी के साथ में कॉन्टैक्ट में है, फिर उसके चलते स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, इचिंग होती है और 50 तरीके की दूसरी समस्याएं भी जो हैं वो आप एलर्जी हो गई है, इस तरीके की चीज़ें खड़ी होती हैं सामने, जिसके चलते परफॉर्मेंस अगर इफेक्ट नहीं भी होगा उस वक्त तो बाद में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ों के चलते फैब्रिक वगैरह जो आपके टी शर्ट का चूज़ किया जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जूते अच्छे होना तो ज़रूरी है ही, उस पर अपन लोगों ने बातचीत कर ली। अब बातचीत करेंगे हम लोग सेफ्टी मेजर्स इन रिलेशन टू जिम्नासियम। जो जिम में आपका इक्विपमेंट्स और बाकी सारा सामान रखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में जो सेफ्टी मेजर्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिबेट एंड डिस्कशन करेंगे, थोड़ा उस पर बातचीत हम लोग करेंगे। चलें देखते हैं सर। देखिए, जिम्नासियम बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट्स वगैरह के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वगैरह जो है आपको दी जाती है या फिर दी जा सकती है, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह की बात की जाए उसमें स्टैमिना मैटर करता है। आप तो वहाँ पे ट्रेडमिल्स रखी हुई हैं तो उस पर जो है फिर आप अपना वॉकिंग वगैरह करके, कार्डियो करके, रनिंग करके अपना स्टैमिना डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको स्प्रिंटिंग करनी है बहुत जल्दी तो उसके लिए अच्छी स्पीड में आप ट्रेडमिल को चलाकर स्प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आप गोला वगैरह फेंकने की जो प्रक्रिया होती है, शॉर्ट पुट
वगैरह के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर अगर आप शॉट पुट वगैरह हो गया, या फिर जो डिस्क वगैरह थ्रो करते हैं उसके लिए अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, तो आपको हाथों को जितना हो सके उतना मजबूत करना जरूरी है। वेट लिफ्टिंग वगैरह करवा के और बाकी सारी एक्सरसाइजेस की मदद से वो तैयार किया जा सकता है आपका। अब लेट से आप जिम्नास्टिक्स वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं तो शरीर के लिए जो है उसमें लचीला होना जरूरी है, तो कई सारे उसमें इस तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे कि शरीर का लचीलापन जो है मेंटेन किया जाए। तो पॉइंट ये है कि अलग अलग जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं, कई सारे स्पोर्ट्स की कई सारी अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उन मल्टीपल ये सारी रिक्वायरमेंट्स में जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको इन्हांस करना या उस रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है अपने आप को तैयार करने में जिम्नासियम आपकी मदद करता है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जिम्नासियम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, या फिर जिम्नासियम किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो अगर आप बात करते हैं, जिम्नासियम किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर एक अपने आप में ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर मल्टीपल स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जो है ट्रेनिंग दी जा सकती है। स्पेसिफिक जो भी आप ट्रेन करना चाहते हो, किसी कैंडिडेट में कोई क्वालिटी आपने डेवलप करना है तो वो हो सकती है। स्प्रिंटिंग वगैरह करनी है या कुछ करना है, पैर मजबूत करना है, तो उसकी एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, वेट वगैरह पैरों से उठवाए जाते हैं, उससे वो हो सकता है। तो 50 तरीके की चीजें जो है होती हैं। अब ये जिम्नासियम जो है बेसिकली किसी भी इंस्टीट्यूट, या और मैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, जैसे आपका कॉलेजेस वगैरह हो गए, स्कूल वगैरह हो गए। जिम्नासियम जो है बेसिकली एक एसेट माना जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, और जनरली आपके जो स्टूडेंट्स वगैरह जिम्नासियम विजिट करते हैं उसके अपने अपने पर्पस हो सकते हैं। कई लोग अपना शरीर बनाना चाहते हैं, बॉडी को बिल्डअप करना चाहते हैं। कई लोग जो है रिहैबिलिटेशन वगैरह के लिए जाते हैं कि अब चोट लग गई थी तो 1-2 महीने से बाहर थे, तो थोड़ा सा वेट बढ़ गया है तो थोड़ा वजन काटा जाए, इसके अलावा थोड़ा स्टैमिना डेवलप किया जाए, फिर जो है अपनी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस की जाएगी, उसके लिए जाते हैं। अपना प्रॉपर शेप में होने के लिए जाते हैं। आज की तारीख में जिस तरीके से लोग अपना हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हुए हैं, तो आपका हर एक शहर में जो है जिम वगैरह खुल गए हैं, मेल हों फीमेल हों, सब लोग आपके मिडिल एजेस वगैरह में, ओल्ड एज के लोग, यंग वगैरह बच्चे वगैरह जो हैं, सबके सब आपका जिम जा रहे हैं, लगातार एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिम जो है आज की तारीख में जिम्नासियम जिस तरह से खुल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक अच्छा वेंचर भी हो गया है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो जागृति आ रही है उससे इसका एक इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस भी जो है सोसाइटी में बढ़ गया है। मगर फिर वही बात आती है कि जो भी हर एक चीज़ के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो फिर हर एक चीज़ के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जिम्नासियम में भी जो है इंजुरी के अपने खतरे रहते हैं, जिम्नासियम में भी चोट लगने के अपने खतरे बने रहते हैं। तो जिम्नासियम में जो जनरल रीजंस हैं जिसके चलते इंजरी हो सकती है, जिसके चलते कोई इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। पहला तो भाई अनसेफ मेथड जो है आपका इक्विपमेंट रखने का। आपका अगर इक्विपमेंट जो है सेफ तरीके से नहीं रखा गया है तो उसके चलते इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। जैसे लेट से ट्रेडमिल की बात कर लेते हैं। आप ट्रेडमिल पर आप दौड़ रहे हो और आपका लेट से लाइट चली गई, एकदम झटके से अगर वो बंद हुआ और आप अच्छी खासी स्पीड में हो तो आप दूर फेंका जाओगे, या फिर आपको एकदम से जो है चोट लगेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी में एकदम से जो है ठसका सा लगता है, एकदम से झटका लगेगा। अब ऐसी चीज को रोकने के लिए जरूरी है कि भाई आप वहां पर जो है साथ में यूपीएस आपकी ट्रेडमिल्स के साथ में कनेक्ट करें, ताकि जैसे ही आपकी लाइट अगर चली भी जाती है तो भी आपका वो जो यूपीएस है उससे कनेक्टेड है, इन्वर्टर अगर कनेक्टेड है तो उसके चलते जो है आपका ट्रेडमिल रुके नहीं, वो चलती रहे। और आप चारों तरफ अंधेरा हो गया तो सामने वाला फिर ट्रेडमिल धीरे या तो उसकी स्पीड कम करे या फिर धीरे धीरे जो इसको बंद कर ले, इस तरीके से। तो ये अब एक अगर यहां पर आपने जैसे इसके साथ में ये प्रॉपर चीज नहीं करी तो इसके चलते दिक्कत हो सकती है। इसी तरह अगर आपने वेट्स को ठीक तरह से नहीं रखा, एक वेट उठाने के चक्कर में पता चला दूसरे वेट भरभरा के गिर गए आपके ऊपर, तो उससे कितनी चोट लग सकती है। इस तरीके की चीजें हैं। तो एक तो ये कि आपने अगर इक्विपमेंट्स वगैरह को जो है प्रॉपर्ली नहीं रखा तो उसके चलते अगर आपने अनसेफ मेथड से जो है इक्विपमेंट चला रहे हैं या सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल नहीं किया या फिर ठीक तरह से रखा नहीं तो उसके चलते दिक्कत होती है, पहली चीज। दूसरा ये कि अगर एक्सरसाइज करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, अगर जगह कम है तो उसके और दो लोग जो है बड़ा क्लोज विसिनिटी में एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उसके चलते एक को चोट लग सकती है। इसमें मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं। अब मैं जिम जाता था तो उसमें एक जो बंबू वगैरह आता है उसको आपका सर के पीछे रखवा के इस तरीके से आपको दोनों तरफ जो है आपका टर्न करना होता है। अब और उसके बाद में फिर इस तरीके से आपको जो है दोनों तरफ वो बंबू आपके सर के पीछे कंधों से लगाकर इस तरह से टर्न करना होता है। अब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था तो मेरे ही थोड़ा डिस्टेंस पे एक बंदा वेट उठा रहा था। अब वो इतना ज्यादा क्लोज था कि वो जो बंबू का एक आपका नुकीला सिरा है वो उसके चेस्ट पर जाके लग गया और उसे काफी चोट लग गई थी, उसे काफी तेज इंजरी हो गई थी। तो ये इंजरी इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पे जगह कम थी। तो इस तरीके से अगर जहां पे आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो वहां पे अगर प्रॉपर प्लेस नहीं है, अगर प्रॉपर स्पेस नहीं है एक्सरसाइज वगैरह करने का, एक आदमी की एक्सरसाइज के चलते दूसरे को चोट लग रही है जैसा मेरे केस में हुआ, या इस तरीके के व्यवधान वगैरह अगर हो जाते हैं तो उसके चलते भी जो है इंजरी का खतरा बढ़ता है। तो जिम्नासियम में एक तो ये जरूरी है कि भाई आपके जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह उनको ठीक तरह से रखो और उनको चलाने का या ऑपरेट करने का जो आपका सेफ्टी प्रोसीजर है उसका पालन करो। दूसरी चीज ये है कि आपकी एक्सरसाइज के लिए वहां पे प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए वहां पे जगह
जगह कम पड़ रही है और उसमें एक आदमी की एक्सरसाइज के चलते, जैसा मेरे केस में हुआ था, दूसरे को जो है चोट लग रही। तीसरा, आपका वार्म अप एरिया वगैरह जो है उसकी जगह कम है, तो आदमी जो है या तो वार्म अप कर ही नहीं रहा है, डायरेक्ट आकर जो है आपका जिम वगैरह में वो वेट देख के एकदम से आपके अंदर एड्रेनलिन का जो है रश आता है, एड्रेनलिन का रश आया और आपने जाके वजन उठाना शुरू कर दिया बिना वार्म अप के, उसके चलते आपको चोट लग सकती है। दूसरा ये है कि प्रॉपर वार्म अप की जगह नहीं होने के चलते आपने वार्म अप थोड़ा बहुत किया और वो इफेक्टिव नहीं था, और उसके बाद आपने गए और उसके बाद में अपना जो भी काम वगैरह शुरू किया जिम में, उसके चलते भी चोट लग सकती है। तो प्रॉपर अगर आपके पास में वार्म अप के लिए एरिया नहीं है, उसके चलते अब आदमी या तो वार्म अप बिल्कुल ही नहीं कर रहा, या फिर वो जो सो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सो जो है आपका वार्म अप कर रहा है, और उसके बाद जो है वो जाके अपना एक्सरसाइज वगैरह शुरू करता है, तो उसके चलते नुकसान होने का जो है खतरा है, क्योंकि अगर आप वार्म अप किए बिना उतरोगे उसके बहुत नुकसान होते हैं। एक पंजाबी सिंगर है, इनफैक्ट वो अच्छा क्रिकेटर हुआ करता था एक ज़माने में, उसका इनफैक्ट ये था कि वो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल सकता था, ऐसा उसका कहना है, मगर फिर वही है कि बिना वार्म अप किए आपका प्रैक्टिस करने उतर गए, उसके चलते कुछ इतनी सीरियस इंजरीज हो गई कि फिर उसको क्रिकेट छोड़ना ही पड़ा। बाद में हालांकि वो अच्छा सिंगर बन गया, बढ़िया गाने आने गाता रहता है, पर पॉइंट ये है कहने का कि वार्म अप वगैरह अगर आप नहीं करते हैं और बिना उसके अगर आप उतर जाते हैं मेन एक्सरसाइज वगैरह करने हैं, मेन ट्रेनिंग करना है, उसमें नुकसान होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कई बार वार्म अप की जगह ना होने के चलते लोग इस चीज़ को अगर छोड़ दे रहे हैं तो फिर ये भी एक बुरी बात है। इसके बाद कि आपके इक्विपमेंट पुराने हो गए, या तो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, या फिर इक्विपमेंट पुराना हो गया है और उस पुराने इक्विपमेंट को बदला नहीं जा रहा, तो इसके चलते एक्सीडेंट का खतरा है, पता चला वो इक्विपमेंट फेल हो जाए और उसके चलते दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद अनसेफ फिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, कई बार आपके जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वगैरह वहां पे लगाए गए उनकी फिटिंग ठीक नहीं है, आपका स्पार्क वगैरह होने का और शॉर्ट सर्किट का खतरा लगा रहता है। इसके बाद वहां पे जो सरफेसेस वगैरह है वो साफ नहीं की जा रही। अब बार बार एक ही इक्विपमेंट के ऊपर अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है, एक के बाद एक जो है लोग आगे मेहनत कर रहे हैं, तो पसीना तो लगी रहा है। अब किसी एक आदमी का अगर जो स्वेटिंग वगैरह है वहां पे लगी हुई है, दूसरा जाके वहां पे फिर शुरू हो गया, और इसके चलते फिर अब वो जो स्वेटिंग वगैरह है उसके चलते इसको स्किन प्रॉब्लम्स होने लगी, काफ़ी सारे इश्यूज वगैरह हो सकते हैं। तो अनक्लीन सर्फेसेस जो हैं ये आपको बाहर से नहीं तो स्किन की प्रॉब्लम तो दे ही सकते हैं, और अगर नहीं भी देंगे तो अंदर से बीमार कर सकते हैं, किसी के जीवाणु या किसी के बैक्टीरिया अगर आपके अंदर जाते हैं। इसके अलावा स्लिपरी जिम्नासियम सर्फेस वगैरह हो कि आपके फिसलने का खतरा हो, ये तो एक बहुत कॉमन आपकी बात है। अगर और वजन वगैरह के साथ अगर आप स्लिप कर गए तो फिर तो और नुकसान वाली बात है। लाइटिंग कंडीशन अगर आपकी ठीक नहीं है, कई लोग जिम ऐसे बनाते हैं जैसे उन्होंने बार बना रखा है, एकदम लाइट जो है आपका जो लाइटिंग वगैरह की जाती है बड़ी डिम होती है कई जगहों पर। तो इस तरीके की जो लाइटिंग वगैरह है, अगर लाइटिंग कंडीशन ठीक नहीं है, सामने वाले को ढंग से दिख नहीं रहा, रोमानी बनाने के चक्कर में आपने जो है उस जगह की लाइटिंग इस तरीके से कर रखी है जैसे कोई पब या बार चला रहे हो आप, और उसमें आदमी को दिख नहीं रहा है ढंग से, और उसके चलते कोई नुकसान हो जाए तो वो अपने आप में एक बात है। इसके बाद पुअर सैनिटेशन एंड लैक ऑफ वाटर सप्लाई, एक ये भी चीज है कि आपके पास में पीने के पानी की सही व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सुथरा जो है आपके पास वाटर कूलर्स और वो आपके वाटर कूलर्स होने चाहिए, और आपका जो वाटर प्यूरिफायर्स होने चाहिए वो लगे होने चाहिए ताकि पानी आपको साफ मिले। दूसरा, वहां पे जो बाथरूम वगैरह हैं वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए, वाटर सप्लाई वहां होनी चाहिए कि आदमी जाके नहा सके, मुंह हाथ धो सके, जो भी है स्वेट वगैरह साफ कर सके। ये सब अगर नहीं हो तो फिर तो उसके चलते अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेफ्टी मेजर्स, जब आप लिफ्टिंग वगैरह के वक्त में वेट बारबल्स वगैरह को जब उठा रहे हो तब अगर सेफ्टी मेजर्स का आप खुद पालन नहीं कर रहे और उसके चलते कोई चोट लग जाए तो वो एक इशू है। और इक्विपमेंट को लेके प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं है, और प्रॉपर नॉलेज ना होने के चलते जोश में आके आपने उठा लिया, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अपने नुकसान होते हैं, उसके अपने जो है आपको डिसएडवांटेजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिससे के चलते आपको दिक्कत हो सकती है अगर जिम्नासियम में, और इसलिए यहां पर सेफ्टी मेजर्स का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं करेंगे तो फिर इसके अपना नुकसान होते हैं, और ये नुकसानात आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं। पर्सनली अगर इंजुरी वगैरह हो जाए, या फिर अगर आपको इंटरनल कोई डिसीज वगैरह हो जाए या कुछ इश्यूज वगैरह हो जाए, इसलिए जिम्नासियम की भी अपने जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका ध्यान रखना जरूरी है। जिम्नासियम के पूरे जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो स्पेस है और जो इक्विपमेंट है उसके रिस्पेक्ट में भी, और जो बंदा इस्तेमाल करने जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में भी। तो जिम्नासियम वगैरह जो ऑपरेट करते हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है कि इन सारी बातों का ध्यान रखें, और जो भी मेंबर आ रहा है उसको डूज एंड डोंट सबसे पहले बताएं, उसके बाद में जो उसकी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग वगैरह शुरू करवाई जाए। अब हम लोग आते हैं सेफ्टी मेजर्स इन रिलेशन टू स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल के रिस्पेक्ट में क्या सेफ्टी मेजर्स वगैरह होते हैं, थोड़ा उसके बारे में बातचीत करेंगे। चलें देखते हैं। तो अब अपने को बातचीत करनी है स्विमिंग पूल के रिस्पेक्ट में जो भी आपके सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसके बारे में। जनरली अगर कोई स्कूल हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो या फिर जहाँ पे स्विमिंग वगैरह सिखाई जाती है, अगर वो स्विमिंग पूल वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं तो उनको कुछ प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स वगैरह का पालन करना पड़ता है, और उन प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ ही जो है वो इन स्विमिंग पूल्स वगैरह को ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसमें तो खैर कोई शक की बात ही नहीं है, स्विमिंग पूल वगैरह के साथ में डूबने का खतरा है। अगर कोई बंदा है जिसको अभी एकदम नया नया वो आया है, उसको स्विमिंग नहीं आती, अब अगर यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का पालन नहीं हो रहा तो उसको डूबने का खतरा है। चलो डूबे ना भी तो अगर इस तरीके का कोई नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस अगर हो गया उसे,
तो उसके चलते फिर उसके मन में जो एक फोबिया बनेगा, उस फोबिया के चलते इश्यूज वगैरह हो जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें तो खैर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह चला रहे हैं तो आपको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, और अलर्ट और अवेयर भी जो है वो रहना बहुत ज़रूरी है। अब स्विमिंग पूल में सेफ्टी मेजर्स वगैरह ऑब्जर्व करने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स को रखना भी ज़रूरी है, यहाँ पे असिस्टेंट कोचेस को रखना भी ज़रूरी है, लाइफ गार्ड्स को रखना भी ज़रूरी है, गेट कीपर्स को रखना भी ज़रूरी है, और स्वीपर्स को रखना भी ज़रूरी है। टू ऑब्जर्व सेफ्टी रूल्स इन स्विमिंग पूल देयर शैल बी इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट कोचेस, लाइफ गार्ड्स, गेट कीपर्स एंड स्वीपर्स। तो ये सारे के सारे आपके सेफ्टी मेजर्स और बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंश्योर कराने के लिए कि किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरीके का कोई इशू ना हो, इन सारे लोगों का स्विमिंग पूल जब ऑपरेट किया जा रहा है किसी संस्था में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी स्कूल में, तो वहां पर इन सारे लोगों का होना जरूरी हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन पावर, वाटर क्वालिटी एंड क्लीनलीनेस ऑफ स्विमिंग पूल आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेफ्टी मेजर्स। तो जब स्विमिंग पूल के रिस्पेक्ट में सेफ्टी मेजर्स की बात आती है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंसानी ह्यूमन पावर होना जरूरी है। आपके पास में ये जो लोग हैं जिनकी बातचीत की गई है, ये सारा स्टाफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सारा स्टाफ आपके पास में नहीं है तो फिर आप अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से जो है आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। आप इफेक्टिव तरह से अगर आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो उसके चलते फिर जो है आपके यहाँ दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। दूसरा, पानी की क्वालिटी साफ होना जरूरी है। अगर साफ पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसके चलते फिर आंखों के और आपके स्किन के रोग होते हैं। वो पानी अगर अंदर जाएगा शरीर में, उसके चलते अंदर के कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आपको हो सकती हैं। तो वाटर की क्वालिटी को साफ रखना बहुत जरूरी है। क्लोरीन वगैरह से उसको जो है लगातार आपको ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। एंड क्लीनलीनेस जो है स्विमिंग पूल में वो बनी रहे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सेफ्टी मेजर्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट एस्पेक्ट्स में से एक है, और अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं हम लोग स्विमिंग पूल के फिर बाकी सारे अगर सेफ्टी मेजर्स का पालन कर भी लें, मगर फिर भी कुछ ना कुछ इश्यूज वगैरह जो है होते चले जाएंगे। द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन फॉर सेफ एंड हाइजीनिक पूल कंडीशंस। अब ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो स्टेप्स हैं जो भी डिस्कस करने वाले हैं, ये एक सेफ और एक हाइजीनिक पूल कंडीशंस वगैरह के लिए आपको इंश्योर करना है, या फिर ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए जिसकी मदद से आपका जो हाइजीनिक कंडीशंस में जो है एक सेफ्टी के प्रोटोकॉल के साथ में आप स्विमिंग पूल वगैरह ऑपरेट कर सकें। पहला, देयर शैल बी सेपरेट स्विमिंग पूल फॉर द बिगिनर्स एंड द एडवांस स्विमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में दो सेपरेट स्विमिंग पूल होने चाहिए। एक आपका बिगिनर्स को सिखाने के लिए जिनको अभी अभी तैराकी सिखाई जा रही है, और दूसरा उनके लिए जो एकदम एडवांस स्टेजेस में है। जो आपके एडवांस स्टेजेस में है उनको आप इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड वाला स्विमिंग पूल है उसमें उतार दो, कोई टेंशन नहीं है उनको लेके, क्योंकि वो स्विमिंग जानते हैं, वो डूबेंगे नहीं। मगर जो ये आपके शुरुआती लेवल वाले हैं, इनके लिए आप बहुत गहरा स्विमिंग पूल नहीं रख सकते। इनके लिए आपको इतना उथला स्विमिंग पूल रखना जरूरी है कि अगर ये डूबने लगे तो कम से कम खड़े हो जाएं, उसमें जो है पानी के अंदर जो है जलमग्न ना हो जाए, पानी के अंदर समा ना जाए, इस तरीके की चीजें हैं। तो आपको सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते हुए और ज्यादा डेप्थ ना हो जिसकी, उस तरीके का स्विमिंग पूल बनाना जरूरी या रेलेवेंट हो जाता है। बिगिनर्स के लिए और एडवांस स्विमर्स के लिए जरूरी हो जाता है। एक आप इंटरनेशनल लेवल का जो है स्विमिंग पूल बना लीजिए, कोई इश्यूज वगैरह नहीं है, उनके साथ टेंशन नहीं है, मगर बिगिनर्स के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट शुड अवॉइड गोइंग इनटू द डीपर साइड ऑफ द स्विमिंग पूल विदाउट प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। खास तौर पे स्टूडेंट्स वगैरह के लिए जो शुरुआती स्टेजेस में भी हैं, अगर एडवांस स्टेजेस में भी हैं, उनके लिए भी प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स आपको लेना मगर जरूरी है। जब तक आपने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स ना लिए हो तब तक स्विमिंग पूल में उतरने ही नहीं देना चाहिए। और उसके बाद में ये बात की बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आपका स्विमिंग पूल में आप उतरे हो तो ज्यादा आपका जो डीपर तरफ है वो आप तभी जाओगे जब आपने प्रॉपर सेफ्टी के मेजर्स वगैरह ले रखे होंगे। इसके बाद आ जाते हैं आपके लाइफ गार्ड्स के ऊपर। लाइफ गार्ड शुड बी वेल ट्रेन्ड एंड केयरफुल ड्यूरिंग द पूल एक्टिविटी। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड फॉर स्विमिंग एंड डाइविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स डीप एंड ऑफ द पूल। तो जब भी आपके पूल में किसी तरीके की कोई एक्टिविटी वगैरह हो रही है, लाइफ गार्ड्स को पूरे टाइम वहां पे मौजूद रहना जरूरी है, चौकन्ना रहना जरूरी है, अलर्ट रहना जरूरी है, और बाकायदा एकदम तैयार रहना जरूरी है कि किसी भी वक्त अगर कोई इशू वगैरह बनता है तो वो उसमें जो है इंटरवीन कर किसी अनहोनी को होने से रोक सकें। तो वेल ट्रेन्ड और बहुत केयरफुल और आपके इस तरीके से कहना चाहिए कि चपल किस्म के, जो एकदम आपके अलर्ट किस्म के लाइफ गार्ड्स वगैरह हैं, उनको वहां पे बैठाना, वहां पे मौजूद रखना उनका बहुत जरूरी हो जाता है। स्पेशल अटेंशन जो है वो आपको स्विमिंग और डाइविंग एक्टिविटीज जब चल रही हैं, खास तौर पर आपका जो डीप एंड है पूल का जहां पर चल रही है, वहां पर आपको लाइफ गार्ड्स को लगा के रखना जरूरी हो जाता है, ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या वगैरह को रोका जा सके, टाला जा सके। स्विमिंग पूल इंस्ट्रक्टर्स / कोचेस एंड लाइफ गार्ड शुड बी वेल इक्विप्ड विद लाइफ सेविंग डिवाइसेस सच एज लॉन्ग स्टिक, रोप, विसल, लाइफ सेविंग जैकेट, स्विमिंग पैड्स एंड किकिंग बोर्ड्स। तो अब ये जो स्विमिंग पूल के इंस्ट्रक्टर्स वगैरह हैं जो वहां पे सिखा रहे हैं, वहां पे जो कोचेस वगैरह हैं और वहां पे जो लाइफ गार्ड्स वगैरह को आपने खड़ा कर रखा है, इन सबको आपने अच्छे से इक्विप्ड करना है सारे के सारे लाइफ सेविंग डिवाइसेस के साथ में। वहां पर अब अकेले आपका लाइफ गार्ड मौजूद है, उससे काम नहीं चलेगा। कई बार एक अकेले लाइफ गार्ड के बस की बात नहीं होती है।
अब उसको सीटी वगैरह बजा के दूसरों को बुलाना पड़ेगा, अलार्म वगैरह रिंग करना पड़ेगा, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लाइफ गार्ड के पास में बाकी सारा सामान भी होना चाहिए जिसकी मदद से जो है आसानी से लोगों को जो है बचाया जा सके। लंबी एक स्टिक होनी चाहिए, रोप होनी चाहिए, विसल होनी चाहिए, लाइफ सेविंग जैकेट्स होने चाहिए जिनको फेंक कर जो है सामने वाला बोल सके कि जल्दी से पहनो उसे, मैं कूद रहा हूं जब तक, और स्विमिंग पैड्स वगैरह जो है वो होने चाहिए, किकिंग बोर्ड्स होने चाहिए, सारी चीजें वगैरह जो है वहां पे होनी चाहिए ताकि वो किसी भी तरीके की कोई आपकी अनहोनी होने से जो है रोक सके। जब तक वो जंप मार रहा है या कुछ कर रहा है उस बीच में वो सीटी वीटी मार के दूसरों को भी बुला ले ताकि दूसरे लोग भी जो है हेल्प वगैरह करने के लिए आ जाए। स्टूडेंट्स मस्ट शुड फॉलो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ स्विमिंग पूल फॉर सेफ्टी मेजर्स एज वेल एज टू अवॉइड इंजरीज। अब स्टूडेंट्स वगैरह को खास तौर पर जो है आपके ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और गाइडलाइंस को फॉलो करना रेलेवेंट है, जरूरी है, ताकि आपका किसी भी तरीके की इंजरी वगैरह जो है उसको अवॉइड किया जा सके। प्रॉपर स्विमिंग यूनिफॉर्म लाइक कॉस्ट्यूम, कैप एंड आई प्रोटेक्टर मस्ट बी यूज रेगुलरली ड्यूरिंग स्विमिंग इन द पूल। तो प्रॉपर आपका जो है स्विमिंग यूनिफॉर्म वगैरह का भी जो है अपने को इस्तेमाल वगैरह करना है, जिसमें कि आपका जो कॉस्ट्यूम आती है स्विमिंग की वो पहनना है, जो कैप वगैरह है वो पहननी है, जो आई प्रोटेक्टर वगैरह है उनका इस्तेमाल करना है, और जब भी आप स्विमिंग पूल में उतरना है इन सारी चीजों के साथ ही उतरना है, इसके बिना जो है आपको स्विमिंग पूल में कदम नहीं रखना है। अगली चीज आती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मस्ट बी ऑपरेशनल ड्यूरिंग द स्विमिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जब आपका जो स्विमिंग एक्टिविटीज वगैरह चल रही हैं, जब बच्चे तैराकी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है, उनकी तैयारी वगैरह करवाई जा रही है, तो पानी के जो ट्रीटमेंट का प्लांट आपके स्विमिंग पूल के साथ में लगा रहता है, जो आपके पानी की गंदगी साफ करता रहता है, क्लोरीनेट करता रहता है, उसका वाटर टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रहता है। पूरे टाइम आपको इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जो है ऑपरेशन में रखना है ताकि किसी भी तरीके का गंदा पानी, खराब पानी जो है वो बच्चों तक ना जाए, स्विमिंग पूल में इस तरीके की जो है पानी ना रहे जिसके चलते स्किन प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम या कोई इंटरनल इश्यूज वगैरह क्रिएट हो। क्लोरिनेशन ऑफ वाटर थ्रू प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्लोरीन विल बी हेल्पफुल इन रिमूविंग एक्यूमुलेटेड एल्गी फ्रॉम द वाटर। ये भी एक अच्छी चीज है कि आपको क्लोरिनेशन वगैरह जो है लगातार करवाते रहना है, जो भी प्रॉपर अमाउंट में क्लोरिनेशन वगैरह करवाना है वो करवाना जरूरी है ताकि किसी भी तरीके की एल्गी वगैरह जो है एक्यूमुलेट ना हो पानी के अंदर और पानी जो है वो साफ सुथरा बना रहे। सरफेस ऑफ द स्विमिंग पूल शुड बी क्लीन रेगुलरली विद द हेल्प ऑफ सक्शन हेड ब्रशिंग मशीन। ये सक्शन हेड ब्रशिंग मशीन करके एक मशीन आती है, इसके चलते आप पानी की जो ऊपर की सरफेस वगैरह है उसको लगातार आप साफ करते रहते हो, जिससे पानी जो है अगर रुका भी हुआ है तो उसमें गंदगी नहीं बैठती और वो साफ सुथरा बना रहता है, साफ सुथरा जो है बना रहता है, उसमें कोई इश्यूज वगैरह जो है देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो स्विमिंग एक्टिविटी शुड बी अलाउड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइफ गार्ड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपकी स्विमिंग एक्टिविटीज हो रही हैं तभी करवानी है जब आपका लाइफ गार्ड मौजूद हो। अगर लाइफ गार्ड मौजूद नहीं है तब स्विमिंग एक्टिविटीज वगैरह अलाउ नहीं करनी है। वाइल कंस्ट्रक्टिंग द सर्फेस ऑफ पूल स्मूथ फिनिश एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड केमिकल्स मे बी इंश्योर्ड। अब आप जब यहां पर इस स्विमिंग पूल की सरफेस वगैरह बना रहे हैं, जब कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो भी इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें स्लोप ना आने पाए, सरफेस जो है जनरली फ्लैट रहे, उस पर सरफेस जो है स्मूथ रहे, उस पर अगर आप नंगे पैर खड़े होते हैं तो कोई चोट लगने का खतरा ना हो। स्टैंडर्ड केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, गलत सलत जो है आपका पुअर क्वालिटी मटीरियल ना लगाया जाए, पता चला उसके अंदर के टाइल्स टूट रहे हैं, वो चुभ गए पैरों में, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी स्टेयर्स एंड हैंगर्स इन द पूल विल हेल्प स्विमर्स टू एंटर इनटू द पूल। बाकी साथ ही साथ आपकी सेफ्टी के स्टेयर्स भी होने चाहिए, हैंगर्स वगैरह भी होने चाहिए जिसकी मदद से आप पूल वगैरह में उतर सको। चलें, शॉवर्स एट पूल साइड विद फ्रेश वाटर ट्रैप शुड आल्सो बी फैब्रिकेटेड फॉर प्री एंड पोस्ट स्विम शॉवर्स। इनकी भी एक बड़ी एक महत्वता होती है कि आप पानी में उतरने के पहले अगर थोड़ा शॉवर लेके उतरेंगे तो एकदम से जो है बॉडी का टेम्परेचर एकदम से जो है चेंज नहीं होगा, तो आपको शरीर को इस तरह का झटका नहीं लगेगा। निकलने के बाद एक बार, क्योंकि एकदम क्लोरीनेटेड वाटर से बाहर आ रहे हो, एक बार फिर से आप शॉवर ले लो तो वो भी बेटर है, उससे भी जो है आपको कहीं ना कहीं कोई समस्या वगैरह होने का खतरा नहीं रहता। तो अब आपका प्री और पोस्ट स्विम शॉवर भी जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसकी भी व्यवस्था वगैरह जो है स्विमिंग पूल के साइड में कहीं पे आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि जो बच्चा है या जो भी आपका प्लेयर है या फिर जो भी व्यक्ति है वो आपका स्विमिंग वगैरह जो है जब करने के पहले और करने के बाद में शॉवर वगैरह लेकर अपने आप को एकदम इंश्योर कर सके कि किसी भी तरीके की समस्या से दूर है, वो बचा रहे। द सरफेस ऑफ वॉशरूम एंड स्विमिंग पूल साइड शुड बी सपोर्टेड थ्रू मैटिंग टू अवॉइड इंजरी फ्रॉम द स्लिपरी सरफेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी सरफेसेस वगैरह जो हैं वॉशरूम्स वगैरह की, स्विमिंग पूल वगैरह के आसपास में जो आपके वॉशरूम वगैरह जो बनाए जाते हैं वहां पर भी आपको इस तरीके की मैट्स वगैरह बिछानी है कि फ्रिक्शन वगैरह जो है बिल्कुल भी ना हो और किसी भी तरीके की इंजरी वगैरह होने का जो खतरा है उससे बचाया
बचाया जा सके किसी भी तरीके की इंजुरी से, जो है स्लिपरी कंडीशंस के चलते, पैर फिसलने के कारण जो है बंदा गिर गया और उसके चलते जो है चोट लग गई, इस तरीके की चीजें जो इस तरीके की एक्टिविटी से जो है सामने वाले को बचाया जा सके। प्रॉपर लाइटिंग इन द पूल इज ऑलवेज यूजफुल, पर्टिकुलरली इन द इवनिंग फॉर सुपरवाइजिंग स्विमर्स इनसाइड द पूल। अब ये तो खैर सबसे ज्यादा रेलेवेंट बात है कि जब तक आपकी प्रॉपर लाइटिंग ना हो स्विमिंग पूल और उसके आसपास, खास तौर पे अगर शाम को ये गतिविधियां करवाई जा रही हैं, तब तक तो स्विमिंग पूल में उतरने ही नहीं देना चाहिए किसी को भी। स्विमिंग वगैरह सिखाई जा रही है, जो भी हो रहा है, प्रॉपर लाइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी किसी में थोड़ा बहुत 19-20 हो भी जाए कॉम्प्रोमाइज समझ में आता है, सरफेस उतनी ज्यादा आपकी स्लिपरी, थोड़ा उतनी ज्यादा जो है मैटिंग अच्छे से ना हो, समझ में आता है एक बार को, मगर बिना लाइटिंग जो है प्रॉपर, अगर अच्छे से लाइट वेल लिट आपका स्विमिंग पूल ना हो, तो फिर आप किसी को जो है इस तरह से उतरने नहीं दे सकते स्विमिंग पूल में। प्रॉपर लाइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। तो ये सारे जो है कुछ आपके जो डूज एंड डोंट्स हैं स्विमिंग पूल के रिस्पेक्ट में, सेफ्टी मेजर्स जो आपके बनाए गए, जिनका अपने को ध्यान रखना जरूरी है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था, इसमें अपन लोगों ने 3 जगहों पे, प्लेग्राउंड, जिम्नासियम और स्विमिंग पूल में क्या सेफ्टी मेजर्स वगैरह होने चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर खत्म करी है। नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा उसमें किस तरीके से इंजुरीज को अवॉइड किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम लोग बातचीत वगैरह करेंगे। बट वो सारी की सारी बातें नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सत्र है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ बातें। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ये कंटेंट आप 3 तरह से एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इसे हमारे यूट्यूब का जो चैनल है उस पर जाकर आप इसे एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पर आप इसे देख सकते हो। दूसरा, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर इसको एक्सेस कर सकते हो। तीसरा, आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर वहाँ पर भी जो है सारा का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, सारा का सारा कंटेंट देख सकते हो। तो जो भी मेथड आपको ठीक लगे, इसकी मदद से आप ये कंटेंट देखिए। ये आपके मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा, ये आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, और ये आपके लैपटॉप पर भी जो है, या फिर इसके अलावा जो पीसी वगैरह आप इस्तेमाल करना है उस पर भी ये चल जाएगा। एंड यहाँ सारा का सारा कंटेंट जो है, ये सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारा का सारा कंटेंट आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी समझते हैं कि लगातार रिवीजन के लिए लगातार आप बार बार वीडियोज़ नहीं देख सकते हैं, तो आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके मदद से आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो ये नोट्स आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में और सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, दोनों तरीक़ों से जो है ये नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल भी हैं। तो इनके भी जो लिंक्स वगैरह हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई और डाउट हो, कोई और शंका हो, कोई और सुझाव हो, कोई और सलाह हो, कोई और बात हो, या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वेरियस जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं इसकी मदद से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको ठीक लगे इसकी मदद से आप हमसे जुड़ें, अपने कोई मन में बात हो तो बताएं। बाकी इन सारे माध्यमों का जितना हो सके उतना ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इसकी मदद से अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा करें। दूसरों को भी इसके बारे में बताएं और मैग्नेट ब्रेन्स का प्रचार प्रसार करें। सबका भला करें, सबके साथ में अपना भला करें, और सफलता और तरक्की के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। इसी नोट पर आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।